दामोदर नदी में उत्तर दिशा की ओर से बोकारो नदी आकर के मिलती है, जिस पर बोकारो डैम बना हुआ है। इसके पश्चात कोनार नदी आती है, जिसके ऊपर में कोनार डैम बना हुआ है। कोनार के पश्चात जमुनिया के पश्चात कतरी नदी आकर के दामोदर नदी से मिलती है और संपूर्ण दामोदर नदी का अपवाह तंत्र का विकास करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के अपवाह तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। आज का यह सेशन इस टॉपिक से संबंधित पार्ट 1 का सेशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग दामोदर और उत्तरी कोयल नदी तंत्र पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग सर्वप्रथम समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र होगा वह वहां की धरातलीय आकृति और जलवायु, विशेष रूप से इसके अंतर्गत आपका मानसून की अवधि, आपका वर्षा जल की मात्रा, मिट्टी की संरचना, धरातल की बनावट यानी मानसून की अवधि, वर्षा की मात्रा, जल की मात्रा, स्थानीय मिट्टी की संरचना और धरातल की बनावट किस प्रकार की है, इससे किसी भी क्षेत्र का अपवाह तंत्र प्रभावित होता है। जैसे यदि हम लोग देखें धरातल की बनावट के आधार पर, तो उस स्थान के पर्वत, पठार या समतल मैदान स्थित है। यदि हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड एक पठारी प्रदेश है तथा यहाँ पर जो प्रमुख जो नदी है झारखंड की दामोदर, वह एक रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से झारखंड की जो धरातलीय आकृति है वह झारखंड के अपवाह तंत्र को प्रभावित करता है। अब यदि हम लोग अपवाह प्रणाली के मुख्य घटकों पर गौर करें तो इसके अंतर्गत हम लोग नदियां, जलप्रपात और गर्म जलकुंड को रखते हैं। यदि झारखंड में प्रवाहित होने वाली नदियों पर गौर किया जाए तो यहाँ पर सोन, पुनपुन, कोयल, औरंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, शंख आदि विभिन्न नदियां प्रवाहित होती हैं। लेकिन यदि उनके जल प्रवाह, पहला कंडीशन है मेरा, उनका जल प्रवाह उनकी स्थिति और दिशा के आधार पर झारखंड में जो नदियां प्रवाहित होती हैं उसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है उत्तरवाही नदियां, जो पठारी क्षेत्र से निकल करके उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से सोन, पुनपुन, कोयल, उत्तरी कोयल, ध्यान रखिएगा इसे, उत्तरी कोयल, औरंगा और अमानत आदि नदियां हैं। वहीं यदि हम बात करें दक्षिणवाही नदियां की, जो पठारी क्षेत्र से निकल करके दक्षिणवर्ती या दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हैं, उसमें प्रमुख नदियां हैं दामोदर, दक्षिणी कोयल और स्वर्ण रेखा नदी। इस प्रकार हम लोग झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांट पाते हैं। अब यदि हम लोग झारखंड के अपवाह तंत्र को इस मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो उसे हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले भाग के रूप में हम लोग देख सकते हैं कि संथाल परगना में प्रवाहित होने वाली नदियां, इसके साथ हम लोग उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों को रख सकते हैं, जो छोटी नदियां बिहार में प्रवाहित होती हैं। इसके पश्चात उत्तरी कोयल और दामोदर नदी को हम लोग दूसरे खंड में रख सकते हैं और तीसरे खंड के अंतर्गत हम लोग दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी, जिसमें शंख, दक्षिणी कोयल और स्वर्ण रेखा शामिल है, इन 3 नदियों को शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से इसी विभाजन के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए 3 सेशन बनाए हैं ताकि आप लोग बेहतर तरीके से झारखंड के अपवाह तंत्र को समझ सके, जिसे मैंने एनिमेशन के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है, ताकि आप लोग विजुअल इफेक्ट के द्वारा इसे आसानी से याद कर सके और एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। आगे बढ़ने से पहले हम लोग झारखंड की नदियों की प्रमुख विशेषताओं पर एक नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर सर प्रमुख तथ्य है कि जो झारखंड की उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं
वह पठारी भाग से उतरने के पश्चात मंद गति से आगे बढ़ती हैं। वहीं जो दक्षिण वाही नदियां हैं वह पठारी भाग से उतरने के उपरांत अत्यंत ही तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं। इसलिए झारखंड में दक्षिण वाही जो प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, चाहे वो शंख हो या दक्षिणी कोयल हो या स्वर्ण रेखा नदी हो, वो अधिक कटाव करती हैं उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों से। झारखंड के धरातलीय स्वरूप में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो झारखंड का निर्माण है वह आर्कियन युगीन ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से निर्मित है, जो अत्यंत ही कठोर चट्टानी पिंड होते हैं। अब कठोर चट्टानी क्षेत्र से प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियों में जो मार्ग बदलने की प्रवृत्ति है वह अत्यंत ही कम होती है। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो झारखंड की नदियों के द्वारा भूमिगत जल का पुनर्भरण नहीं हो पाता है, क्योंकि ये कठोर चट्टानी सतहों के ऊपर प्रवाहित होते हैं। झारखंड की नदियां चौड़े मार्ग के साथ साथ गहरी घाटियों का निर्माण भी करती हैं। यह एक अन्य विशेषता है। वहीं यदि हम लोग देखें तो झारखंड की नदियां जो हैं उनका प्रवाह मार्ग झारखंड के भू आकृति के द्वारा नियंत्रित होता है, जिसका उदाहरण हम लोग दामोदर नदी के रूप में देखते हैं, जो एक रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है। वहीं झारखंड की नदियां पानी के लिए मानसून पर अत्यधिक निर्भर है और गर्मी के मौसम में ये नदियां प्रायः सूख जाया करती हैं। इसका अपवाद मात्र एक है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सोन नदी, जो झारखंड के उत्तर पश्चिमी सीमा पर गढ़वा और पलामू में प्रवाहित होती है। यह नदी झारखंड की सदा नीरा नदी के नाम से जाना जाता है और इसमें संपूर्ण वर्ष भर पानी रहता है। वहीं हम देखें तो कठोर चट्टानी पिंडों से होकर के प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियां नौगम में नहीं है। एक दूसरा कारण है कि यह कगारों से पठारी कगारों से उतरने के कारण ये जल प्रपातों का निर्माण करती है, जिसके कारण भी यह नौगम में नहीं है, यानी कि नाव का संचालन झारखंड की नदियों में नहीं किया जा सकता है। इसका एकमात्र अपवाद है मयूराक्षी नदी, जो दुमका जिले में प्रवाहित होती है। यह नदी नौगम में है, यानी कि इसमें नौका का संचालन किया जा सकता है। वहीं पहाड़ी ढलानों एवं भ्रंश रेखा पर जलप्रपातों का निर्माण झारखंड की नदियां करती हैं। अब यदि हम लोग झारखंड के अपवाह तंत्र के विभाजन की बात करें तो हम लोग पूर्व में ही बात कर चुके हैं कि इसे कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पर इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत झारखंड की सारी नदियां आ जाती हैं। तो पूर्वी अपवाह तंत्र की बात करें तो यह मूल रूप से संथाल परगना में प्रवाहित होने वाली नदियों को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग स्वर्ण रेखा नदी को रखते हैं। स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आ जाती है। वहीं बात करें दक्षिणी अपवाह तंत्र की तो इसके अंतर्गत शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी को रखते हैं। दक्षिणी अपवाह तंत्र के उपरांत हम लोग उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र को रखते हैं, जिसके अंतर्गत कोयल और उस उत्तरी कोयल तथा उसकी सहायक नदियां आती हैं। और अंत में हम लोग उत्तरी या गंगावर्ती अपवाह तंत्र को देखते हैं, जो झारखंड से निकल करके सीधा प्रवाहित होती है बिहार में, जिसके अंतर्गत क्यूल, फल्गु, सकरी, पंचान्य आदि नदियां आती हैं। यहाँ पर इस मैप के माध्यम से हम लोग झारखंड के अपवाह तंत्र को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकते हैं और उसे मेमोराइज कर सकते हैं इस मैप के माध्यम से। उत्तर पश्चिमी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग उत्तरी कोयल नदी को रख सकते हैं। वहीं दामोदर नदी घाटी और बराकर नदी घाटी की जो नदियां हैं, ये दामोदर और बराकर नदियां जो हैं उनसे हम लोग दक्षिण पूर्वी अपवाह तंत्र के अंतर्गत रख सकते हैं। वहीं संथाल परगना में प्रवाहित होने वाली सारी नदियां मयूराक्षी, गुमानी, बांसलोई, पगला और ब्राह्मणी, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी नदियां क्रम से हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ये नदियां एक क्रम से लिखी गई हैं। गुमानी, बांसलोई, पगला और ब्राह्मणी जो संथाल परगना से निकल करके आपका गंगा नदी में जाकर के
मिल जाती है। इसके पश्चात दक्षिणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग स्वर्ण रेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी को रख सकते हैं। इस प्रकार से झारखंड के अपवाह तंत्र का विकास होता है। अब यहाँ हम लोग सर्वप्रथम एनिमेशन के माध्यम से दामोदर नदी के अपवाह तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि दामोदर नदी का जो उद्गम है वह लातेहार के टोरी क्षेत्र से होता है। कहीं कहीं आप लोगों को लातेहार के चंदवा प्रखंड के चूल्हा पानी क्षेत्र से भी इसके उद्गम को दिखाया जाता है। और दामोदर नदी गंगा या हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। अब दामोदर नदी पर तेनू घाट और पंचेत दो स्थानों पर डैम का निर्माण किया गया है। वहीं दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी बराकर है, जिसका उद्गम हजारीबाग के पठार से होता है। और इस पर 3 डैम आपका तिलैया, बाल पहाड़ी और मैथन का निर्माण किया गया है। बराकर नदी आसनसोल के निकट, ध्यान रखिएगा, आसनसोल के निकट, आसनसोल पश्चिम बंगाल के निकट दामोदर नदी में मिल जाती है। और झारखंड में यह दोनों नदियां स्वतंत्र नदी घाटी का निर्माण करती है। हम यह भी कह सकते हैं कि दामोदर और बराकर नदी झारखंड में इन दोनों नदियों का स्वतंत्र अस्तित्व है। इसके पश्चात दामोदर नदी में उत्तर दिशा की ओर से बोकारो नदी आकर के मिलती है, जिस पर बोकारो डैम बना हुआ है। इसके पश्चात कोनार नदी आती है, जिसके ऊपर में कोनार डैम बना हुआ है। कोनार के पश्चात जमुनिया, जमुनिया के पश्चात कतरी नदी आकर के दामोदर नदी से मिलती है और संपूर्ण दामोदर नदी का अपवाह तंत्र का विकास करती है। तो इस एनिमेशन के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि दामोदर नदी में कौन सी नदी पूर्व दिशा में आकर के मिलती है। पूर्व दिशा में कतरी और पश्चिम दिशा में बोकारो नदी। यदि हम लोग क्रम भी देखेंगे तो बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी नदी, ध्यान रखिएगा, ये 4 नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर आकर के दामोदर नदी में मिलती हैं और इनके ऊपर तेनू घाट, पंचेत, मैथन, बाल पहाड़ी, तिलैया, कोनार और बोकारो नामक डैम विद्यमान है। इसके पश्चात यदि हम लोग दामोदर नदी को देखें तो इसका जो उद्गम था लातेहार का टोरी क्षेत्र था। वहीं सहायक नदियां बोकारो, कोनार, बराकर, जमुनिया, कतरी, भैरवी आदि इसकी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, भैरवी जो है रजरप्पा में प्रवाहित होती है और इसी के किनारे मां छिन्न मस्तिका का मंदिर भी स्थित है। दामोदर नदी को यदि हम लोग देखते हैं तो इसका अन्य नाम है देव नदी, झारखंड की राइन नदी, या इसे बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी की कुल लंबाई की बात करें तो यह कुल 524 किलोमीटर यह लंबी नदी है तथा झारखंड में इसकी लंबाई केवल 290 किलोमीटर है। इसके पश्चात यह बंगाल में प्रवाहित होती है। यह झारखंड की सबसे बड़ी और लंबी नदी है। इसके साथ ही झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से भी एक है। इसका मूल कारण है कि यहाँ का जो उद्योग है, झारखंड के उद्योग अपने अशुद्ध जल को बिना उपचार किए हुए ही इस नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसके कारण दामोदर न केवल झारखंड अपितु भारत की भी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। इस कारण से इसे एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। यदि आप उस उपनाम को जानते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आखिर दामोदर नदी को प्रदूषण के कारण किस उपनाम से जाना जाता है, या इसके उत्तर के लिए आप कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन को सर्च कर सकते हैं, वहां मैं यह नाम दे दूंगा। दामोदर नदी जो है रांची और हजारीबाग पठार के मध्य में एक दामोदर नदी द्रोणी का निर्माण करती है, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत ही दामोदर नदी प्रवाहित होती है। दूसरी प्रमुख नदी है बराकर नदी, जिसका उद्गम पद्मा हजारीबाग का पठार है और यह जो इसका जो मुहाना है यह दामोदर नदी में है, आसनसोल के निकट, जिसे हम लोगों ने एनिमेशन के माध्यम से देख लिया था। इसकी सहायक नदियों में उसरी और बरसोती नदी प्रमुख है। अन्य तथ्यों में यदि हम लोग देखें तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में इस नदी का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इस नदी के ही निकट गिरिडीह जिले में जैन मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर इस नदी के निकट ही स्थित है तथा मैथन के पास मैथन डैम बराकर नदी पर स्थित है। इसके पास में
कल्याणेश्वरी मंदिर, याद रखिए कल्याणेश्वरी मंदिर भी इसी के पास स्थित है। बराकर नदी के पश्चात अब हम लोग उत्तरी कोयल नदी के अपवाह तंत्र को देखते हैं, जिसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख नदी है सोन नदी है, जिसका उद्गम मैकाल पहाड़ी अमरकंटक से होता है तथा यह प्रवाहित होते हुए पलामू जिला को क्रॉस करके झारखंड से बिहार में प्रवेश करती है और दानापुर के निकट यह गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो दो नदी है, एक है कनहर नदी जिसका उद्गम जसपुर सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में है, जो झारखंड में गढ़वा जिले में प्रवेश करती है और झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा का निर्धारण करते हुए सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। दूसरी प्रमुख नदी है इस अपवाह तंत्र के अंतर्गत, जिसे हम लोग उत्तरी कोयल नदी के नाम से जानते हैं, जिसका उद्गम रांची के पठार या पिस्का के पठार से होता है और इसके अंतर्गत दो सहायक नदियां हैं, औरंगा और अमानत प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक अन्य सहायक नदी है बूढ़ा नदी। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो उत्तरी कोयल नदी तंत्र को हम इस एनिमेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं कि सोन नदी का जो उद्गम है वह अमरकंटक मैकाल पर्वत से होता है और उत्तरी कोयल नदी इससे रांची के पठार से निकल करके सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। उत्तरी कोयल नदी पर मंडल डैम या कटकू बांध स्थित है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह बूढ़ा नदी है, जिसके ऊपर झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोधा घाघ जलप्रपात या बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है। दूसरी सहायक नदी की बात करें तो औरंगा नदी है, जो उलदाग गांव किसको प्रखंड लोहरदगा से निकलती है और उत्तरी कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। तीसरी प्रमुख सहायक नदी है अमानत नदी, जो चतरा के पठार से निकल करके मिल जाती है। अब यहाँ सर्वप्रथम हम लोग सोन नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख लेते हैं और समझते हैं कि आखिर इस अपवाह तंत्र के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सोन नदी झारखंड की एकमात्र सदानीरा नदी है, जिसका अपवाह क्षेत्र झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में है। झारखंड में यह उत्तरी पश्चिमी छोर से यह प्रवेश करती है तथा यह आगे बिहार में दानापुर के निकट गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। सोन नदी का अन्य नाम सोनभद्र और हिरण्यवा है तथा यह पलामू जिले की उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है। पलामू जिले की जो बिहार से लगी उत्तरी सीमा है वह सोन नदी के बीचों बीच ही गुजरती है। इसके पश्चात कनहर नदी है, जिसका उद्गम जो है खुदिया पठार, ध्यान रखिएगा खुदिया पठार, यह आपका जसपुर नामक एक स्थान है। जसपुर एक स्थान है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में, वहां से यह इस नदी का उद्गम होता है और यह झारखंड के गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड, याद रखिएगा झारखंड राज्य के गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में यह कनहर नदी प्रवेश करती है और यह सोन नदी में अपना मुहाना बनाती है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़, झारखंड और कुछ उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं यह छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड राज्य की सीमा का निर्धारण करती है। इस नदी के ऊपर तीन प्रमुख जल प्रपात स्थित हैं, जिसे हम लोग गुरसिंधु, बलचौरा और सुखलदरी के नाम से जानते हैं। गुरसिंधु, बलचौरा और सुखलदरी ये तीन प्रमुख जलप्रपात हैं, वो कनहर नदी पर स्थित हैं। इसी नदी पर कनहर जलाशय परियोजना प्रस्तावित थी। कनहर जलाशय परियोजना प्रस्तावित थी, परंतु छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य के धींगा कुश्ती के कारण यह भी कोयल कारो परियोजना के समान ही इसकी भी बलि चढ़ चुकी है। उत्तरी दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली झारखंड की सर्वप्रमुख नदी है उत्तरी कोयल नदी, जो रांची के पिस्का पठार से निकलती है और यह हैदरनगर पलामू में जाकर के सोन नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी है औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी। इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है गढ़वा, पलामू और लातेहार है तथा लातेहार के बरवाडीह प्रखंड के मंडल नामक स्थान पर कटकू बांध का निर्माण किया गया था। इस बांध का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। आप यहाँ पर
इस बांध का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था या किस डेट में किया गया था, उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर को आप चेक कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंडल डैम या कुटकू बांध को का शिलान्यास कब किया गया था। इसके पश्चात बढ़ते हैं कोयल नदी की प्रमुख सहायक नदी औरंगा नदी के पास। तो औरंगा नदी का जो उद्गम है वो उलदाग गांव किसको प्रखंड लोहरदगा में है और इसकी सहायक नदियों में घाघरी, गोवा, नाला, घघारी और सुकरी नदी है। इस नदी के विषय में जो सबसे प्रमुख तथ्य है कि यह नदी बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, बेतला राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो औरंगा नदी। इसके पश्चात उत्तरी कोयल नदी की दूसरी प्रमुख सहायक नदी है अमानत नदी। इसका उद्गम हजारीबाग के पठार या चतरा जिला से इसका उद्गम होता है और यह उत्तरी कोयल नदी से मेदिनीनगर पलामू में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यह जिंजोई, चाको, माइला, पीरी और सपनी नदी है। यह नदी जो है चतरा जिला के लावालौंग, ध्यान रखिएगा, चतरा जिला में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है लावालौंग वन्य जीव अभ्यारण्य, उसकी दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। इसके पश्चात हम लोग उत्तरी कोयल की एक प्रमुख सहायक नदी जिसे हम लोग बूढ़ा घाघ नदी के नाम से जानते हैं, इसका उद्गम लातेहार के महुआ टाड़ क्षेत्र में है, जहां लातेहार जिले में ही भेड़िया अभ्यारण्य का निर्माण किया गया है। यह जो है इसका मुहाना सेरेंग दाग पाट के दक्षिण में उत्तरी कोयल नदी में है और यह सबसे प्रमुख विशेषता है इस नदी की कि यह नदी झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात या लोध जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसका जो हाइट है वह 142 मीटर या 466 फीट है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की जो हाइट है वो 466 फीट या 142 मीटर आंकी गई है। तो इस प्रकार आज का जो सेशन था झारखंड के अपवाह तंत्र से संबंधित पार्ट 1 का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन। थैंक यू।